WWE दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और गाइज यहाँ पर 2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी अमेरिका में WWE का लीजिट कंपटीशन है और गाइज वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फैंस के बीच में आज यहाँ पर AEW और WWE को सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है। बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर AEW और WWE के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी न्यू जापान प्रो रेसलिंग को लेकर बात करेंगे। और गाइज आज यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैं आपको फाइनली डिटेल में रिवील करने वाला हूँ कि आखिर NJPW क्या है, NJPW के अंदर एक साल के अंदर कितने इवेंट होते गए, NJPW कंपनी कैसे बनी, NJPW के कौन कौन से पेपर व्यू होते गए, NJPW कंपनी में कितने टाइटल है और NJPW साल के अंदर कितना रेवेन्यू करती गए। इन सभी चीजों को लेकर हम इस डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में बात करने वाले गए। और गाइज अगर आपको NJPW के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो गाइज ये डॉक्यूमेंट्री स्पेशली आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को देखते हो तो गाइज आप यहाँ पर ये पूरी तरह से समझ जाओगे कि आखिर NJPW क्या होता है और NJPW कंपनी कैसे काम करती गए। क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर NJPW के फाउंडेशन से लेके NJPW के डाउनफॉल तक की बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको NJPW का पूरा फॉर्मेट समझाने वाला हूँ। तो गाइज इसलिए अगर आप जापानीज रेसलिंग पसंद करते हो और अगर आप WWE और AEW के बाहर बढ़िया रेसलिंग देखना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी NJPW यानी न्यू जापान प्रो रेसलिंग की। अगर बात करें यहाँ पर NJPW की तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर NJPW कंपनी कब और कैसे बनी। गाइज NJPW कंपनी का फाउंडेशन आज से करीबन 50 साल पहले हुआ था, जब 1972 के अंदर जापानीज रेसलिंग प्रमोशन JWA के टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एंटोनियो इनोकी और जायंट बाबा JWA रेसलिंग को क्विट करते गए। और 1972 में एंटोनियो इनोकी और जायंट बाबा जो कि यहाँ पर जापान के बहुत ही बड़े रेसलर होते गए, ये दोनों अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ के अपनी अपनी रेसलिंग कंपनी का फाउंडेशन करते गए, जहां पर 1972 के अंदर जायंट बाबा ऑल जापान प्रो रेसलिंग बनाते गए तो गाइज वहीं एंटोनियो इनोकी NJPW बनाते गए। और गाइज यहां पर 1972 के अंदर एंटोनियो इनोकी के NJPW कंपनी के फाउंडेशन के बाद 1972 में 6 मार्च को NJPW उनका पहला शो करती गए, जहां पर जापान में NJPW के पहले शो के ऊपर करीबन 5000 जापानीज फैंस NJPW के शो को देखने आते गए। और गाइज यहां पर पहले शो के ऊपर ही 5000 से ज्यादा क्राउड आने के बाद एंटोनियो इनोकी इस कंपनी को अब यहां पर रेगुलर रन करने का प्लान करते गए, जहां पर 1972 में 2 से 3 शो रन करने के बाद 1973 के अंदर NJPW काफी सारे शोज करती गए। और गाइज NJPW के शोज पर काफी अच्छी खासी क्राउड होने की वजह से NJPW कंपनी को फाउंडेशन के अगले साल के अंदर ही टीवी डील मिल जाती है, जहां पर बेसिकली 1973 के अंदर जापानीज टीवी नेटवर्क नेट टीवी के द्वारा NJPW को टीवी डील मिलता है। और 1973 में NJPW के इस टीवी डील के बाद आज पिछले 50 सालों से इसी नेटवर्क के ऊपर NJPW उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती गए। और गाइज 1973 में NJPW को नेट टीवी के ऊपर जो टीवी डील मिला था उसी टीवी डील को कंटिन्यू करते हुए आज यहां पर NJPW टीवी असाई के ऊपर पिछले 50 साल से लगातार उनके शो को ब्रॉडकास्ट कर रही गए। और गाइज ये यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर और किसी भी रेसलिंग कंपनी के मुकाबले सबसे लंबा चलने वाला रेसलिंग शो है। बट गाइज यहां पर 1973 में NJPW के टीवी डील के बाद अगले 5-6 साल NJPW कंपनी बैक टू बैक जापान में काफी सारे लाइव इवेंट करती गए। और NJPW के काफी सारे लाइव इवेंट करने के बाद NJPW कंपनी के फाउंडेशन के करीबन 11 सालों के बाद NJPW कंपनी उनका पहला वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करती गए, जहां पर 1983 के अंदर एंटोनियो इनोकी NJPW के अंदर पहला टाइटल मैच अनाउंस करते गए। और एंटोनियो इनोकी ये कंफर्म करते गए कि NJPW के पहले टाइटल मैच के अंदर एंटोनियो इनोकी खुद परफॉर्म करने वाले गए और वो यहां पर अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग सुपरस्टार हल्क होगन को फेस करने वाले गए। और गाइस यही 1983 के अंदर एंटोनियो इनोकी और हल्क होगन के पहले वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर हल्क होगन एंटोनियो इनोकी को बीट कर देते गए। और गाइस हल्क होगन NJPW के अंदर NJPW के पहले IWGP चैंपियन बनते गए। 1983 में एंटोनियो इनोकी को हरा के हल्क होगन के पहले चैंपियन बनने के बाद NJPW के अंदर हल्क होगन और एंटोनियो इनोकी के बीच में करीबन
4 सालों तक बैक एंड फोर्थ राइवलरी चलती गई और गाइस 4 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू के इस पहले टाइटल के बाद 1987 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू ये डिसाइड करती गई कि वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर करंट वर्ल्ड टाइटल को रिटायर करके एनजेपीडब्ल्यू का अपना ओरिजिनल वर्ल्ड टाइटल लाएंगे। और गाइस 1987 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू पहली बार उनका आईडब्ल्यूजीपी चैंपियन क्राउन करती गई, जहां पर 1987 में एनजेपीडब्ल्यू के पहले आईडब्ल्यूजीपी टाइटल को लाने के बाद अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर मेन स्ट्रीम रेसलिंग कंपनी बन जाती गई। और गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस बढ़ते पॉपुलैरिटी को देख के अमेरिकन रेसलिंग कंपनी एनडब्ल्यू रेसलिंग जापान के अंदर आती गई और एनडब्ल्यू रेसलिंग एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट से पार्टनरशिप को लेकर बात करती गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू और एनडब्ल्यू के बीच में पार्टनरशिप के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर एनडब्ल्यू के शो पर काम करते गए, तो गाइस वहीं एनडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के शो पर काम करते गए। बट गाइस इन दोनों कंपनीज का ये पार्टनरशिप चलने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर जापान के अंदर अपनी कंपनी को बड़ा बनाने का डिसाइड करती गई। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के 1972 में फाउंडेशन के बाद 17 सालों तक इस कंपनी के लगातार बूम करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी 1989 में डिसाइड करती गई कि वो यहां पर उनका पहला स्टेडियम शो करेंगे। और गाइस 17 सालों तक इस कंपनी के जापान में पॉपुलर रहने के बाद 1989 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी उनका पहला टोक्यो डोम शो अनाउंस करती गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये अनाउंस करती गई कि एनजेपीडब्ल्यू के हर शो पर 5000 और 6000 क्राउड आने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेडियम टोक्यो डोम के अंदर उनका शो करेंगे। और गाइस यहीं 1989 में एनजेपीडब्ल्यू के टोक्यो डोम में शो को अनाउंस करने के बाद जब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी फाइनली 24 अप्रैल 1989 को टोक्यो डोम में उनका पहला स्टेडियम शो करती गई, तो गाइस टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के पहले स्टेडियम शो के ऊपर करीबन 28,000 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद होते गए, जिससे यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा सक्सेस मिलती गई। और गाइस यहीं एनजेपीडब्ल्यू के टोक्यो डोम में पहले शो के बाद अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के बाहर भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगती गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के जापान के बाहर भी पॉपुलर होने के बाद 1992 के अंदर अमेरिका की उस समय की दूसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WCW एनजेपीडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करती गई। और गाइस 1989 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और WCW के पार्टनरशिप करने के बाद WCW और एनजेपीडब्ल्यू ये अनाउंस करते गए कि ये दोनों जापान में टोक्यो डोम के अंदर एक साथ उनका कोलैबोरेशन शो करेंगे। और गाइस 1992 के अंदर जब यहाँ पर WCW और एनजेपीडब्ल्यू टोक्यो डोम में उनका शो करते गए, तो गाइस इन दोनों के ज्वाइंट शो के ऊपर टोक्यो डोम में करीबन 50,000 से ज्यादा अटेंडेंस होती गए। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू और WCW का ये शो टोक्यो डोम के अंदर पूरी तरह से सोल्ड आउट होता है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू और WCW के 1992 में टोक्यो डोम को सोल्ड आउट करने के बाद ये दोनों कंपनीज अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते गए और बैक एंड फोर्थ काफी सारे ज्वाइंट शो करने के बाद 1995 के अंदर ये दोनों कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट क्रॉस प्रमोशन शो करते गए, जब यहाँ पर 1995 के अंदर WCW और एनजेपीडब्ल्यू ये अनाउंस करती गए कि ये दोनों एक साथ मिलके नॉर्थ कोरिया के अंदर उनका शो करने वाले गए। और गाइज मैं आपको बता दूं 1995 में नॉर्थ कोरिया में WCW और एनजेपीडब्ल्यू का ये जो शो होता है, ये शो रेसलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर अटेंडेंस के मामले में अब तक का सबसे बड़ा शो है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू और WCW के इस शो के ऊपर नॉर्थ कोरिया में करीबन 2 दिनों तक लगातार शो होते गए और 2 दिनों तक नॉर्थ कोरिया में इस शो के ऊपर करीबन 3,55,000 लोग क्राउड के अंदर होते गए। और गाइज यहाँ पर पहले दिन के ऊपर करीबन 1,80,000 क्राउड आने के बाद अगले दिन के ऊपर करीबन 1,70,000 क्राउड आती गए। और गाइज यहाँ पर 2 दिनों के अंदर नॉर्थ कोरिया में लगातार इन 2 शोज के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के शो पे करीबन 3,55,000 लोग आते गए, जो कि आज भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की किसी भी कंपनी के मुकाबले हाईएस्ट अटेंडेंस है। और गाइज 1995 में नॉर्थ कोरिया के ऊपर करीबन 3.5 लाख लोगों के एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के शो को अटेंड करने के बाद ये दोनों कंपनी फाइनली उनके पार्टनरशिप को ओवर करते गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू और WCW के पार्टनरशिप के ओवर होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर जापान के अंदर नंबर 1 कंपनी बन जाती गए। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर रेसलिंग बिजनेस को रूल करने लगती गए और अगले 5 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू के जापान को रूल करने के बाद 2000 वो ईयर होता है जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के डाउनफॉल का सामना होता है। गाइज 2000 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी
जापान के अंदर तो बढ़िया चल रही होती गए, बट गाइस यही 2000 के अंदर जापान के अंदर प्रो रेसलिंग के मुकाबले यहाँ पर एमएमए ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और गाइस जापान में एमएमए के ज्यादा पॉपुलर होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के फाउंडर एंटोनियो इनोकी ये डिसाइड करते गए कि वो भी यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू को एमएमए की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। और एंटोनियो इनोकी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर स्क्रिप्ट के मुकाबले ज्यादा चीजों को यहाँ पर रियल दिखाने की कोशिश करेंगे और एंटोनियो इनोकी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को एमएमए की तरफ प्रमोट करेंगे। वेल एंटोनियो इनोकी के ये डिसाइड करने के बाद एंटोनियो इनोकी यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की पार्टनरशिप जापान के एमएमए प्रमोशन K1 के साथ करते गए। और गाइस अर्ली 2000 में K1 और एनजेपीडब्ल्यू के इस पार्टनरशिप के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के रेसलर एमएमए फाइटर से काफी सारे क्रॉस प्रमोशन मैचेस लड़ते गए। और गाइस यहीं अर्ली 2000 में एंटोनियो इनोकी के एनजेपीडब्ल्यू को एमएमए बनाने के ट्राई करने के बाद अब यहां पर जापान के अंदर रेसलिंग फैंस एनजेपीडब्ल्यू के इस फॉर्मेट को पसंद नहीं करते गए। और गाइस यहां पर जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और गाइस एंटोनियो इनोकी के काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होने के बाद फाइनली 2005 वो ईयर होता है जब एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट एंटोनियो इनोकी ये डिसाइड करते गए कि वो यहां पर अब इस कंपनी को और नहीं चलाएंगे। और गाइस यहां पर 1972 में जिस कंपनी को एंटोनियो इनोकी ने खोला था उसी कंपनी को 2005 के अंदर एंटोनियो इनोकी सेल कर देते गए। जब यहां पर 2005 के अंदर जापान की गेमिंग कंपनी यूक यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को एंटोनियो इनोकी से बाय करती गए। और गाइस 2005 के अंदर एंटोनियो इनोकी ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू को यूक गेमिंग को सेल कर देते गए। जहां पर यूक गेमिंग के एनजेपीडब्ल्यू को बाय करने के बाद अब यहां पर यूक गेमिंग एनजेपीडब्ल्यू को अपने अंडर चलाती गए। और गाइस यूक गेमिंग एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को रन करना शुरू करती गए। वेल एंटोनियो इनोकी एनजेपीडब्ल्यू को तो 2005 में बेच देते गए, बट गाइस यही मात्र 2 सालों के बाद एंटोनियो इनोकी दोबारा से रेसलिंग बिजनेस के अंदर एंटर होते गए। जब यहां पर 2007 के अंदर एंटोनियो इनोकी उनकी दूसरी रेसलिंग कंपनी आईजीएफ का फाउंडेशन करते गए। बट गाइस यहां पर एंटोनियो इनोकी ये जो नई कंपनी खोलते गए ये कंपनी ज्यादा लंबा नहीं चलती गए और आगे चलकर ये कंपनी भी शट डाउन हो जाती गए। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस अब यहां पर यूक गेमिंग्स के एनजेपीडब्ल्यू को बाय करने के बाद यूक गेमिंग्स ये डिसाइड करती गए कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी हर साल उनका एक बहुत ही बड़ा इवेंट करेगी, जो इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया का लेवल का इवेंट होगा। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अमेरिका के अंदर हर साल उनका सुपर शो रेसलमेनिया करती गए, उसी तरह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी हर साल जापान में उनका एक सुपर शो करेगी और इस सुपर शो का नाम एनजेपीडब्ल्यू कंपनी रेसल किंगडम करती गए, जो कि जापान में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के लेवल का शो माना जाता है। और गाइस यूक गेमिंग्स ये अनाउंस करती गए कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अब से हर साल 4 जनवरी के ऊपर टोक्यो डोम में उनका रेसल किंगडम शो करेंगे। वेल 2007 में एनजेपीडब्ल्यू के पहले रेसल किंगडम के ऊपर टोक्यो डोम में करीबन 28,000 क्राउड आती गए, जो कि एनजेपीडब्ल्यू के लिए काफी बेहतरीन होता है। और इसके बाद धीरे धीरे एनजेपीडब्ल्यू कंपनी हर साल टोक्यो डोम में क्राउड को रेज करती जाती गए, जहां पर एक टाइम पर टोक्यो डोम के अंदर करीबन 48,000 से ज्यादा लोग क्राउड के अंदर होते गए। बट गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के जापान में काफी सक्सेसफुल होने के बाद अर्ली 2000 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल होता है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के जापान में कम पॉपुलर होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के सम ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को टेक ओवर करते गए। और गाइस यहां पर हिरोशी तनाशी, शिंसुके नाकामुरा और कात्सुयोरी शिबाता जैसे रेसलर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बनके एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को दोबारा से रूल करना शुरू करते गए। वेल 2010 में एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के थोड़े से डाउनफॉल के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ये डिसाइड करती गए कि वो यहां पर उनकी कंपनी को सिर्फ जापान में ना रख के बल्कि जापान के बाहर भी प्रमोट करेंगी। और गाइस इसके बाद 2011 वो ईयर होता है जब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में उनका पहला शो अनाउंस करती गई। और गाइस 2011 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू ये कंफर्म करती गई कि वो यहां पर अमेरिका में 2 दिनों तक उनका लाइव इवेंट करेंगे और इन 2 दिनों के लाइव इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक टूर्नामेंट करेगी, जिस टूर्नामेंट के जीतने वाले को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक नया टाइटल दिया जाएगा, जिस टाइटल का नाम एनजेपीडब्ल्यू आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल होता है। और गाइस 2011 वो ईयर होता है जब एनजेपीडब्ल्यू फाइनली उनका सेकेंडरी टाइटल आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इंट्रोड्यूस करती गई। वेल 2011 में एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में डेब्यू शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के अंदर अमेरिकन सुपरस्टार एमवीपी इस टूर्नामेंट को जीत जाते गए। और गाइस एमवीपी वो पहले रेसलर बनते गए जो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते गए।
वेल गाइस 2011 में एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में इस शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का शो तो काफी बढ़िया होता ही, बट गाइस जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू की हालत अब भी काफी खराब होती गई। और गाइस इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के ओनर ये डिसाइड करते गए कि वो यहाँ पर इस कंपनी को अब और नहीं चलाएंगे। और गाइस जिस कंपनी ने 2005 के अंदर एंटोनियो इनोकी से एनजेपीडब्ल्यू को बाय किया होता ही, वो कंपनी अब यहाँ पर 2012 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को सेल कर देते गए। जहाँ पर 2012 में युग गेमिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को बूसी रोड को बेच देती गए, जो कि जापान के अंदर ऑलरेडी एक कार्ड गेमिंग कंपनी गए। और गाइस 2012 वो ईयर होता है जब युग गेमिंग्स एनजेपीडब्ल्यू को $6.5 मिलियन में बूसी रोड को बेच देते गए। और गाइस 2012 में बूसी रोड के एनजेपीडब्ल्यू को 6.5 मिलियन में बाय करने के बाद बूसी रोड आज भी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को रन कर रहे गए। और गाइस पिछले 11 सालों से बूसी रोड एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को चला रही गए। वेल बूसी रोड के एनजेपीडब्ल्यू को कंपनी को बाय करने के बाद अब बूसी रोड एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को जापान के बाहर पॉपुलर करने का फैसला करती गए। जब यहां पर बूसी रोड कंपनी फाइनली यहां पर ये अनाउंस करती गए कि वो यहां पर जापान के बाहर उनके सोच को ब्रॉडकास्ट करेंगे। और गाइस यही 2012 के एंडिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी उनके टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स को अमेरिका में पहली बार पेपर व्यू की तरह ब्रॉडकास्ट करती गए। जहां पर 2012 में एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में पहले शो को ब्रॉडकास्ट करने के बाद अमेरिकन फैंस को एनजेपीडब्ल्यू का शो काफी पसंद आता है। और गाइस इसके बाद धीरे धीरे एनजेपीडब्ल्यू जापान के बाहर भी पॉपुलर होने लगती गए। और यही एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में पॉपुलर होने के बाद 2014 वो ईयर होता है जब एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में अपने शो को और भी ज्यादा प्रमोट करती गए। और एनजेपीडब्ल्यू 2014 के अंदर अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग यानी आरओएच के साथ पार्टनरशिप करती गए। और एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच के इस पार्टनरशिप के बाद एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर काफी बार अमेरिका में जाकर आरओएच के शो पर काम करते गए, जिससे कि एनजेपीडब्ल्यू को अमेरिका में पॉपुलैरिटी बनाने में और मदद मिलती गई। वेल गाइस एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में 2014 में काफी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद अमेरिकन फैंस ये डिसाइड करते गए कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को अमेरिका में उनके शो को लाना चाहिए। और गाइस यहाँ पर अमेरिकन फैंस के एनजेपीडब्ल्यू के हैवी डिमांड के बाद फाइनली यहाँ पर 2014 वो ईयर होता है जब एनजेपीडब्ल्यू को अमेरिका में पहली टीवी डील मिलती गई। वेल 2014 में अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क एक्सेस टीवी ये अनाउंस करती गई कि वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के शो को अपने नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करेंगे। और गाइस 2014 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू अब यहां पर ऑफिशियली अमेरिका के अंदर हर हफ्ते उनका 1 घंटे का शो ब्रॉडकास्ट करना शुरू करते गए। और एक्सेस टीवी के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के शो को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलती गई। वेल गाइस एक्सेस टीवी पर एनजेपीडब्ल्यू का शो ब्रॉडकास्ट तो हो रहा होता है, बट गाइस ये शो पूरी तरह से लाइव ना होके बल्कि 2 महीने और 3 महीने पुराने शोज होते गए। और गाइस इसकी वजह से अमेरिका के अंदर एक्सेस टीवी पर फैंस एनजेपीडब्ल्यू के शो को देखते तो है, बट गाइस यहाँ पर फैंस लाइव शो की डिमांड करते गए, जिसके बाद की एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये डिसाइड करती गई कि जिन भी लोगों को जापान के बाहर एनजेपीडब्ल्यू के लाइव शो को देखना है उनके लिए एनजेपीडब्ल्यू एक स्ट्रीमिंग सर्विस लाएगी। और गाइस 2014 के एंडिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू उनका खुद का स्ट्रीमिंग सर्विस एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड अनाउंस करती गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ये कंफर्म करती गई कि एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर दुनिया के किसी भी कोने से लोग यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के शो को लाइव देख पाएंगे। और गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड के अनाउंस होने के बाद अब यहां पर वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फैंस एनजेपीडब्ल्यू के शो को एनजेपीडब्ल्यू की स्ट्रीमिंग शो पर देख सकते गए। वेल गाइस यही 2014 के एंडिंग पर एनजेपीडब्ल्यू के अब वर्ल्ड वाइड स्ट्रीमिंग सर्विस को अनाउंस करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी धीरे धीरे जापान के अंदर से बाहर से पॉपुलर होने लगती गए। जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका और जापान में पॉपुलर होने के बाद अब यहां पर कनाडा के अंदर भी एनजेपीडब्ल्यू की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती गई। और इसके बाद 2016 ये ईयर होता है जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ये कंफर्म करती गई कि अमेरिका में एक्सेस टीवी के साथ टीवी डील के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कनाडा के अंदर फाइट नेटवर्क के साथ टीवी डील कर चुके गए। और अब से यहां पर कनाडा के अंदर एनजेपीडब्ल्यू 1 घंटे का वीकली शो फाइट नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। वेल एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के अब यहां पर वर्ल्ड वाइड हार्डकोर रेसलिंग फैंस के बीच में फेमस होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये डिसाइड करती गई कि वो यहां पर दोबारा से अमेरिका के अंदर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस 6 साल पहले 2011 में एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में शो करने के बाद 2017 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में 6 सालों के बाद उनका रिटर्न करती गई, जहां पर इस बार एक बार फिर से एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अंदर
ऊपर करीबन 2 दिनों तक उनका लाइव इवेंट करते गए और 2011 में एनजेपीडब्ल्यू के 2 दिनों तक अमेरिका में पहले लाइव इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के इनॉग्रल आईडब्ल्यूजीपी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन क्राउन करने के बाद 2017 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू दोबारा अमेरिका के अंदर जब 2 दिनों तक उनका लाइव इवेंट करते गए तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू के इस बार के लाइव इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू एक और नया टाइटल क्रिएट करते गए, जो टाइटल आईडब्ल्यूजीपी यूएस टाइटल होता है। और एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के बीच में 2 दिनों तक टूर्नामेंट होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा अमेरिका के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के पहले आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन बनते गए। वेल एनजेपीडब्ल्यू में केनी ओमेगा के यूएस में पहले चैंपियन बनने के बाद अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती गई और गाइस 2016 के बाद 2019 तक एनजेपीडब्ल्यू की पॉपुलरिटी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगती गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू एक टाइम पर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती गई कि 2018 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू ये अनाउंस कर देती गई कि वो यहां पर अमेरिका के सबसे फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस 2019 में अप्रैल महीने के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एमएसजी के अंदर उनका शो करेगी और एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के उस टाइम के 2 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर काजुचिका ओकाडा और केनी ओमेगा के बीच में अमेरिका में ड्रीम मैच होने वाला होता है। वेल एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ओकाडा और ओमेगा के नाम पे मेडिसन स्क्वायर गार्डन को सोल्ड आउट तो कर देती गई, बट गाइस जब यहां पर ओकाडा और ओमेगा का मैच होने वाला होता है उसी से पहले केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर देते गए और गाइस 2018 वो ईयर होता है जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का डाउनफॉल शुरू होता है। क्योंकि गाइस यहां पर 2018 के अंदर जब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के बाहर अमेरिका में लगभग दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने लगती गई, तभी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव कर देते गए। क्योंकि गाइस 2018 के ऊपर अमेरिका में पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़ी रेसलिंग कंपनी का फाउंडेशन होता है और इस कंपनी का नाम और कुछ नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग यानी एईडब्ल्यू होता है। और जब यहां पर अमेरिका में एईडब्ल्यू कंपनी फाउंडेशन होता है तो गाइस एईडब्ल्यू के फाउंडेशन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर लेते गए। और गाइस बेसिकली 2018 के ऊपर जो रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर होते गए वही रेसलर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर लेते गए। और गाइस केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स जैसे रेसलर के एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ये सभी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के 2018 के एंडिंग पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर लेते गए। और जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन करते गए तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू की पॉपुलरिटी अब यहां पर काफी कम हो जाती गई। क्योंकि गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के जो रेसलर अमेरिका में पॉपुलर होते गए वही रेसलर एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके न्यू कंपनी एईडब्ल्यू के अंदर चले जाते गए। और गाइस 2018 में एनजेपीडब्ल्यू इस डाउनफॉल का सामना कर ही रही होती गई, तभी यहां पर 2019 के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू को एक और बड़े डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है जब यहां पर 2019 के अंदर वर्ल्ड वाइड कोविड-19 पैंडेमिक हिट करता है। वेल 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक के हिट करने के बाद जापान के अंदर गवर्नमेंट ये कहती गई कि जापान में कोई भी रेसलिंग शो लाइव नहीं होगा। और गाइस जापान के अंदर रेसलिंग को परमानेंटली बैन करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी करीबन 2 सालों तक जापान में कोई भी बड़ा लाइव शो नहीं करती गई और इसकी वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक टाइम पर लगभग बंद होने वाली होती गई। वेल जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के सारे शोज के कोविड-19 की वजह से बंद होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये डिसाइड करती गई कि वो यहां पर जापान के अंदर तो शो नहीं कर सकते गए बट वो यहां पर अमेरिका के अंदर शो कर सकते गए। क्योंकि गाइस अमेरिका और जापान दोनों कंट्रीज के अंदर कोविड-19 को लेकर रूल काफी अलग होते गए और जहां जापान में गवर्नमेंट ने ये कहा होता है कि कोविड-19 के अंदर कोई भी रेसलिंग शो नहीं होगा, तो गाइस वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि अगर कोई चाहे तो रेसलिंग शो कर सकता है बट शो के ऊपर कोई भी क्राउड नहीं होगी। और गाइस इसीलिए 2019 वो ईयर होता है जब कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका के अंदर उनका नया ब्रांड अनाउंस करती गई। और गाइस 2019 के एंडिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये अनाउंस करती गई कि वो यहां पर अमेरिका के अंदर उनका सेकंड ब्रांड स्टार्ट करेंगे, जिस ब्रांड के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी में अमेरिका के सम ऑफ द इंडी रेसलर कंपीट करेंगे। और गाइस यहां पर 2019 के एंडिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड अनाउंस करती गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग ब्रांड के अनाउंस होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू का
ये शो अमेरिका में एक्सेस टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होने लगता है और गाइस धीरे धीरे एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका के अंदर उनका एक बढ़िया सेकेंडरी ब्रांड बना लेती गई। वेल गाइस एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में सेकेंडरी ब्रांड के स्टार्ट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक बार फिर से जापान में उनका कमबैक करती गई। जब यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के ओवर होने के बाद जापान के अंदर गवर्नमेंट दोबारा से एनजेपीडब्ल्यू के शो को रन करने की इजाजत देती गई। 2021 में एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जब यहाँ पर जापान में दोबारा से उनके लाइव शो को करना शुरू करती गए तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर तो बढ़िया शो कर रही होती गए, बट गाइज अब भी वर्ल्ड वाइड फैंस के बीच में एनजेपीडब्ल्यू कंपनी की पॉपुलरिटी काफी ज्यादा घट गई होती गई। और एनजेपीडब्ल्यू के घटते पॉपुलरिटी के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये अनाउंस करती गई कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक नया प्रेसिडेंट आएगा। और गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के अंदर पुराने प्रेसिडेंट होलार्ड मेश को हटा के एनजेपीडब्ल्यू ताकामी ओबराय को बनाती गए, जहां पर ताकामी ओबराय के प्रेसिडेंट बनने के बाद ताकामी ओबराय सबसे पहले ये काम करते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करते गए। और गाइस ताकामी ओबराय ये कहते गए कि अगर एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करेगी तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वो रेसलर काम कर पाएंगे जो रेसलर एनजेपीडब्ल्यू को छोड़कर एईडब्ल्यू के अंदर गए थे। और गाइस ताकामी ओबराय के प्रेसिडेंट बनने के बाद 21 जून को एनजेपीडब्ल्यू कंपनी और एईडब्ल्यू ऑफिशियली ये अनाउंस करती गए कि ये दोनों कंपनी पार्टनरशिप के अंदर काम करेंगे। और इन दोनों के पार्टनरशिप को अनाउंस करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू ये भी अनाउंस करते गए कि 26 जून को ये दोनों उनका पहला ज्वाइंट शो करेंगे। और गाइस करीबन 20 साल पहले डब्ल्यूसीडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के जापान में ज्वाइंट शो करने के बाद यहां पर 2021 के अंदर 26 जून को एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू कंपनी उनका पहला ज्वाइंट शो फॉरबिडन टूर करते गए, जहां पर अमेरिका में इस शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर एईडब्ल्यू के रेसलर को फेस करते गए। और एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के इस पार्टनरशिप के बाद आज भी ये दोनों कंपनी पार्टनरशिप के अंदर काम कर रही गए। और अब क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू पार्टनरशिप में काम करती गए तो गाइज इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर एईडब्ल्यू पर काम करते गए और एईडब्ल्यू के कुछ रेसलर एनजेपीडब्ल्यू पर काम करते गए, जिससे कि ये दोनों ब्रांड आज के टाइम के ऊपर अपने अपने कंट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके गए। वेल एनजेपीडब्ल्यू के एईडब्ल्यू के साथ इस पॉपुलरिटी के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में उनका ब्रांड तो चला रही होती गए, बट एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये डिसाइड करती गए कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के अमेरिका में सेकंड ब्रांड के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उनका एक ब्रांड खोलेंगे। और गाइज इसके बाद 2022 के एंडिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया में उनका नया ब्रांड एनजेपीडब्ल्यू नामासी अनाउंस करती गए। और गाइज आज के टाइम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू टोटल उनके 3 ब्रांड चलाती गए, जिनमें से पहला ब्रांड एनजेपीडब्ल्यू जापान के अंदर चलाती गए, जिसमें मोस्टली एनजेपीडब्ल्यू के लॉयल रेसलर और जापानीज रेसलर काम करते गए। बट गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू का दूसरा ब्रांड एनजेपीडब्ल्यू कंपनी यहां पर अमेरिका के अंदर चलाती गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू में लगभग अमेरिकन इंडी रेसलर काम करते गए। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू का तीसरा ब्रांड जो कि एनजेपीडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलाती गए, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के रेसलर्स और एनजेपीडब्ल्यू के कुछ रेसलर काम करते गए। वेल गाइज एनजेपीडब्ल्यू के इन 3 ब्रांड के बाद एक टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने यह भी अनाउंस कर दिया कि वो यहां पर अमेरिका के अंदर उनके शो तो करेंगे, बट गाइज अमेरिका के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने जो ब्रांड खोला था उस ब्रांड के लिए एनजेपीडब्ल्यू स्पेशल शो नहीं करेगी। और गाइज यहां पर बेसिकली 2020 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर जब यहां पर उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड ओपन किया होता है तो इस ब्रांड को लेकर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी वीकली बेसिस पर टीवी टैपिंग करती गए और इसी टीवी टैपिंग को एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एपिसोड बनाकर अमेरिका में ब्रॉडकास्ट करती गए। बट गाइज जब यहां पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू की पार्टनरशिप हो जाती गए तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू ये डिसाइड करती गए कि अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में स्पेशल शो नहीं करेंगे। और गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ऑफिशियली यहां पर 26 जनवरी 2023 को अमेरिका के अंदर उनके स्ट्रॉन्ग शो को बंद कर देती गए। और एनजेपीडब्ल्यू ये कहती गए कि एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में आगे पेपर व्यू तो करेगी, बट गाइज एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग शो के लिए एनजेपीडब्ल्यू कोई स्पेशल टीवी टैपिंग नहीं करेगी। और गाइज कुछ इस तरीके से आज भी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एनजेपीडब्ल्यू के फाउंडेशन, हिस्ट्री और डाउनफॉल की, बट गाइज चलिए अब बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के फॉर्मेट की। वल्गायर बात करें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के फॉर्मेट की तो गाइज मैं आपको बता दूं एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिकन रेसलिंग कंपनीज के मुकाबले काफी डिफरेंट तरीके से काम करती गए। और गाइज जहां एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी अमेरिकन पॉपुलर रेसलिंग कंपनी वीकली बेसिस पर उनके लाइव शो करती गए तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर वीकली बेसिस कंफर्म लाइव शो नहीं करती गए, क्योंकि गाइज जापान के अंदर रेसलिंग यहाँ पर वीकली बेसिस पर ना होके बल्कि पेपर व्यू बिल्डअप बेसिस पर होता है। और गाइज बेसिकली एनजेपीडब्ल्यू कंपनी
कंपनी जब यहाँ पर महीने में उनका कोई पेपर व्यू करती गए तो गाइज उस पेपर व्यू को बिल्डअप देने के लिए कभी कभी एनजेपीडब्ल्यू महीने में 5 शो करती गए तो कभी कभी महीने में 20 शो करती गए। और इसीलिए अगर आपको एनजेपीडब्ल्यू के हर शो को देखना है तो गाइज आप लोग के लिए एनजेपीडब्ल्यू कंपनी वीकली बेसिस पर सेट टाइम पर शो को नहीं लाएगी, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर किसी महीने में 5 शो होते गए तो किसी महीने में 25 शो होते गए। वेल गाइज ये तो बात ही एनजेपीडब्ल्यू के लाइव शोज की। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू के डिवीजन की तो अब मैं आपको बता दूं जहां एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रेसलिंग को प्रमोट करती गए और गाइज अमेरिका में एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मेल रेसलर और वुमेन रेसलर दोनों काम करते गए। बट गाइज जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू जैसी कंपनीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रेसलर काम करते गए। और गाइज 1972 में एनजेपीडब्ल्यू के फाउंडेशन के बाद पिछले 50 सालों तक सिर्फ मेल रेसलर के काम करने के बाद अब यहाँ पर फाइनली 2023 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कुछ वुमेन मैचेज भी करा रहे गए। बट गाइज अब भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वुमेन रेसलर्स को लेकर कोई भी स्पेशल रोस्टर नहीं गए और अब भी जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के शो पर सिर्फ और सिर्फ मेल मैचेज होते गए। बट गाइज यहाँ पर मेल मैचेज के अंदर भी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने 2 डिवीजन किया हुआ है, जिनमें से एक डिवीजन एनजेपीडब्ल्यू का हैवीवेट डिवीजन तो दूसरा डिवीजन जूनियर हैवीवेट डिवीजन है। अगर बात करें यहाँ पर इन दोनों डिवीजन की तो गाइज बेसिकली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जिन रेसलर्स का वजन 205 पाउंड से नीचे होता है उन रेसलर्स को जूनियर हैवीवेट डिवीजन के अंदर डाला जाता है और जिन रेसलर्स का वजन 205 पाउंड से ज्यादा होता है वो रेसलर हैवीवेट डिवीजन के अंदर काम करते गए। और क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 2 डिवीजन है तो गाइज इन 2 डिवीजन के लिए एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के अंदर अलग अलग टाइटल है। वेल बात करें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के टाइटल्स की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के तीनों ब्रांड को मिला के टोटल यहाँ पर 13 टाइटल है, जहाँ पर इन 13 टाइटल में से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 7 सिंगल डिवीजन के टाइटल है, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 4 टैग डिवीजन के टाइटल है और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वुमेन डिवीजन के लिए भी आज के टाइम पर 2 टाइटल है। और गाइस टोटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 7 चैंपियनशिप बेल्ट है। वेल बात करें अगर यहाँ पर इन टाइटल्स की तो गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर मेल डिवीजन और वुमेन डिवीजन के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के अलग अलग टाइटल है और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के टैग डिवीजन के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के अलग टाइटल है। वेल बात करें अगर यहाँ पर इन टाइटल्स की तो गाइस यहाँ पर टाइटल्स के अंदर ये टाइटल टोटल 3 डिवीजन में डिवाइड होते गए, जिनमें से पहला डिवीजन एनजेपीडब्ल्यू का हैवीवेट डिवीजन है, दूसरा डिवीजन एनजेपीडब्ल्यू का जूनियर हैवीवेट डिवीजन है और तीसरा डिवीजन एनजेपीडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन है। और 3 डिवीजन में अलग अलग टाइटल्स होने के साथ साथ ये टाइटल 2 अलग ब्रांड के ऊपर काम करते गए। वेल गाइस क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान में अलग ब्रांड चलाती गए और अमेरिका के अंदर अलग ब्रांड चलाती गए तो गाइस इसीलिए अमेरिका ब्रांड के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने आज के टाइम पर 3 टाइटल बेल्ट बनाए गए और गाइस जापान ब्रांड के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने आज के टाइम पर 10 टाइटल बेल्ट बनाए गए। वेल बात करें अगर यहाँ पर इन टाइटल बेल्ट्स की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू का सबसे बड़ा टाइटल एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है और जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अंदर इन दोनों कंपनी के वर्ल्ड चैंपियंस है उसी तरह से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल को सबसे बड़ा टाइटल माना जाता है और इस समय एनजेपीडब्ल्यू के अंदर सनाडा यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल है। वेल गाइस क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल हैवीवेट रेसलर हेल्ड करते गए तो गाइस इसीलिए जूनियर डिवीजन के अंदर भी एनजेपीडब्ल्यू ने एक अलग वर्ल्ड टाइटल बनाया है जो टाइटल यहाँ पर जूनियर डिवीजन के रेसलर हेल्ड करते गए और इस टाइटल का नाम एनजेपीडब्ल्यू का जूनियर हैवीवेट टाइटल है जो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर डिवीजन के लिए बनाया गया है। बट गाइस इसके अलावा एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिकन ब्रांड के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने एक अलग वर्ल्ड टाइटल बनाया है जिस टाइटल का नाम एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग ओपन वेट टाइटल है। वेल बात करें अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के सेकेंडरी टाइटल की तो गाइस यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल जूनियर टाइटल और स्ट्रॉन्ग टाइटल के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर काफी सारे सेकेंडरी टाइटल है जिनमें से पहला टाइटल एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी यूएस टाइटल है। वेल गाइस एनजेपीडब्ल्यू में केनी ओमेगा के पहले आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन बनने के बाद आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के करंट आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन है। बट गाइस इसके अलावा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू के पास एक नेवर ओपन वेट टाइटल है जो
टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर डिवीजन और हैवीवेट डिवीजन दोनों डिवीजन के रेसलर हेल्ड करते गए और करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर सिंगो ताकागी एनजेपीडब्ल्यू के नेवर ओपन वेट चैंपियन रहे, जिसके बाद की एनजेपीडब्ल्यू के अंदर केओपीडब्ल्यू नाम का भी एक अलग टाइटल रहे। और गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर टाइची यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के करंट केओपीडब्ल्यू चैंपियन रहे। और गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू का फाइनल सिंगल टाइटल एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टेलीविजन टाइटल रहे, जो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर करंटली जैक सेवरे जूनियर हेल्ड करते गए। वेल गाइज हैवीवेट डिवीजन में इन सभी टाइटल के बाद एनजेपीडब्ल्यू के टैग डिवीजन के अंदर टोटल 4 टाइटल रहे, जिनमें से पहला टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के हैवीवेट डिवीजन के लिए है। गाइज जो रेसलर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के हैवीवेट टैग डिवीजन में काम करते गए उनको यहाँ पर आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ने का मौका मिलता है। और गाइज यहाँ पर करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हिरोकी गोटो और योशीहाशी एनजेपीडब्ल्यू के हैवीवेट टैग टीम चैंपियन है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर हैवीवेट डिवीजन के लिए एनजेपीडब्ल्यू ने अलग टैग टीम टाइटल बनाया है और करंटली यहां पर बुलेट क्लब के मेंबर वॉर डॉग्स एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियंस है। बट गाइज जापान में हैवीवेट और जूनियर हैवीवेट के बाद अमेरिका में एनजेपीडब्ल्यू के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रांड के लिए अलग टैग टीम टाइटल है, जिसके चैंपियन करंटली यहां पर गोरिल्ला ऑफ डेस्टिनी यानी हिको लियो और एल फैंटास्मो गए। और गाइज यहां पर जापान और अमेरिका के इन दोनों ब्रांड के ऊपर 3 अलग टैग टीम चैंपियनशिप होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप भी गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के करंट 6 मैन टैग टीम चैंपियन काजुचिका ओकाडा, हिरोशी तराशी और तोमोहिरो इशी गए। और गाइज यहां पर करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर टोटल 4 टैग टीम चैंपियनशिप है। बट गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 2 टाइटल है, जिनमें से एक टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिकन ब्रांड के ऊपर काम करता है, तो दूसरा टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के जापानीज ब्रांड के ऊपर काम करता है। और एनजेपीडब्ल्यू के जापानीज ब्रांड के ऊपर इस समय एनजेपीडब्ल्यू की करंट आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन मायू युवातामी गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिकन ब्रांड के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के करंट स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन इस समय गुलिया है। और गाइज कुछ इस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका और जापान दोनों ब्रांड को मिला के आज के टाइम पर टोटल 13 टाइटल काम करते गए, जिनमें से 2 टाइटल वुमेन डिवीजन के लिए, 4 टाइटल टैग डिवीजन के लिए और 7 टाइटल सिंगल डिवीजन के लिए काम करते गए। वेल ये तो बात हुई एनजेपीडब्ल्यू के चैंपियनशिप और टाइटल की। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर एनजेपीडब्ल्यू के पेपर व्यूज की। वल्गार बात करें यहाँ पर पेपर व्यूज की, तो गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के अंदर हर महीने कोई ना कोई पेपर व्यू होता है, वैसे ही एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू साल में टोटल 8 बड़े पेपर व्यूज करती गए। और क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी पेपर व्यू मॉडल पर उनके शो को चलाती गए, तो गाइस इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू का सबसे बड़ा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू कंपनी साल के पहले महीने के ऊपर करती गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी साल में उनका पहला पेपर व्यू हर साल 4 जनवरी के ऊपर करती गए। और गाइस 4 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू का नाम एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम होता है। गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यू का बिगेस्ट पेपर व्यू माना जाता है, वैसे ही रेसल किंगडम एनजेपीडब्ल्यू का साल का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है, क्योंकि ये पेपर व्यू टोक्यो डोम स्टेडियम के अंदर होता है। और इस पेपर व्यू के ऊपर हर साल 30,000 से 40,000 तक क्राउड आती है। वेल 4 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू के पहले रेसल किंगडम पेपर व्यू के बाद एनजेपीडब्ल्यू का दूसरा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू फरवरी महीने के अंदर करती गए, जहां पर फरवरी में एनजेपीडब्ल्यू कंपनी उनका न्यू बिगनिंग पेपर व्यू करती गए, जिसके बाद की एनजेपीडब्ल्यू का तीसरा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू का एनिवर्सरी शो होता है, जो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू हर साल मार्च महीने के अंदर करती गए। बट इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू का चौथा बड़ा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अप्रैल महीने के अंदर करती गए, जिसका नाम एनजेपीडब्ल्यू साकुरा जेनेसिस होता है। और एनजेपीडब्ल्यू के अप्रैल में साकुरा जेनेसिस के बाद मई महीने के अंदर एनजेपीडब्ल्यू उनका 5वां पेपर व्यू करती गए, जो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू होता है। जिसके बाद की जून महीने के अंदर एनजेपीडब्ल्यू उनके साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन पेपर व्यू करती गए। और जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू हर समर के अंदर उनका समर स्लैम पेपर व्यू करते गए, उसी तरह से एनजेपीडब्ल्यू हर समर के अंदर उनका डोमिनियन पेपर व्यू करती गए। और जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर समर स्लैम डब्ल्यूडब्ल्यू का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू माना जाता है, वैसे ही एनजेपीडब्ल्यू का डोमिनियन पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू माना जाता
है। वह एनजेपीडब्ल्यू के जून में डोमिनियन पे पर व्यू के बाद एनजेपीडब्ल्यू का अगला पे पर व्यू एनजेपीडब्ल्यू कंपनी सितंबर महीने के अंदर करती गई, जिसका नाम एनजेपीडब्ल्यू डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू का फाइनल पे पर व्यू एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अक्टूबर महीने के अंदर करती गई, जिसका नाम एनजेपीडब्ल्यू पावर स्ट्रगल होता है। और गाइस कुछ इस तरीके से आज के टाइम पर जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी टोटल 8 बड़े पे पर व्यूज करती गई। और गाइस इन पे पर व्यूज के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट मैचेज और टाइटल डिफेंड होते गए। एनजेपीडब्ल्यू के जापान में हर साल इन 8 बड़े पे पर व्यूज के अलावा एनजेपीडब्ल्यू कंपनी क्योंकि अमेरिका के अंदर भी उनके शो को करती गए, तो गाइस इसीलिए आज के टाइम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी लगभग हर महीने अमेरिका के अंदर उनका एक पे पर व्यू करती गए। बट गाइस अमेरिका में एनजेपीडब्ल्यू के ये जो पे पर व्यूज होते गए, ये पे पर व्यू एनजेपीडब्ल्यू के जापानीज पे पर व्यू के मुकाबले छोटे पे पर व्यू होते गए। और गाइस इसीलिए इन पे पर व्यू को अमेरिका के अंदर स्पेशल शो कहा जाता है। वेल गाइस आज के टाइम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी बैटल इन ए बैली सहित कैपिटल कोलिजन के साथ काफी सारे अलग अलग शो अमेरिका के अंदर करते गए। बट गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के ये पे पर व्यू ज्यादा बड़े पे पर व्यू नहीं होते गए। और करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जापान के अंदर जो ये 8 बड़े पे पर व्यू होते गए, यही एनजेपीडब्ल्यू के मेजर पे पर व्यू माने जाते गए। वेल एनजेपीडब्ल्यू के इन मेजर पे पर व्यूज के अलावा एनजेपीडब्ल्यू क्रॉस प्रमोशन सोच करती गए। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद एनजेपीडब्ल्यू के एनडब्ल्यूए और डब्ल्यूसीडब्ल्यू जैसी कंपनी के साथ काम करने के बाद आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू के साथ साथ काफी सारे अलग कंपनीज के साथ काम करती गए। गाइस आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी टोटल यहां पर 9 रेसलिंग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में काम करती गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू, एजेपीडब्ल्यू, सीएमएल, टीएनए, एमएलडब्ल्यू, प्रो रेसलिंग नोवा, आरपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग के साथ साथ स्टारडम रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप में काम करती गए। और क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू 9 बड़े पार्टनरशिप वाले कंपनीज के अंदर काम कर रही गए, तो गाइस इसीलिए इन कंपनीज के पार्टनरशिप की वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी साल के अंदर उनके 5 क्रॉस प्रमोशन शो करते गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू का पहला क्रॉस प्रमोशन शो एनजेपीडब्ल्यू कंपनी यहां पर फरवरी महीने के अंदर करते गए, जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू सीएमएल के साथ मिलकर जापान के अंदर उनका फैंटास्टिक मेनिया पे पर व्यू करती गए। जिसके बाद की एनजेपीडब्ल्यू का दूसरा पार्टनरशिप पे पर व्यू एनजेपीडब्ल्यू अप्रैल महीने के अंदर करती गए, जिस पे पर व्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के साथ साथ एजेपीडब्ल्यू और प्रो रेसलिंग नोवा शामिल होते गए और इस पे पर व्यू का नाम ऑल टुगेदर होता है। बट गाइस इसके बाद तीसरा पार्टनरशिप पे पर व्यू एनजेपीडब्ल्यू जून महीने के अंदर करती गए, जो यहां पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का पार्टनरशिप पे पर व्यू होता है और इस पे पर व्यू का नाम फॉरबिडन डूर होता है। बट इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू का चौथा पे पर व्यू एनजेपीडब्ल्यू का मल्टीवर्स स्पेशल पे पर व्यू होता है, जो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के बीच में होता है। और इसके बाद फाइनली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर हर साल स्टारडम रेसलिंग के साथ मिलकर उनका हिस्टोरिक एक्स पे पर व्यू करती गए। और गाइस कुछ इस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल 8 पे पर व्यूज के अलावा एनजेपीडब्ल्यू कंपनी आज के टाइम के ऊपर 5 बड़े पार्टनरशिप पे पर व्यू भी कर रही गए, जो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बड़े पे पर व्यू माने जाते गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एनजेपीडब्ल्यू के पे पर व्यू मॉडल की। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर एनजेपीडब्ल्यू के टूर्नामेंट की। वेल गाइज अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी कंपनी मेनली यहां पर कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं करती गए, बट गाइज एनजेपीडब्ल्यू जैसी जापानीज रेसलिंग कंपनी हर साल उनके काफी सारे बड़े पे पर व्यूज के साथ साथ काफी सारे बड़े टूर्नामेंट भी करती गए। और आज के टाइम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी टोटल 5 बड़े टूर्नामेंट करती गए, जिनमें से सबसे बड़ा टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट माना जाता है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के टैग डिवीजन के लिए एनजेपीडब्ल्यू अलग टूर्नामेंट करती गए। वेल बात करें अगर यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इन टूर्नामेंट की, तो गाइज साल में एनजेपीडब्ल्यू का पहला टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू कंपनी मार्च महीने के अंदर करती गए, जिसका नाम एनजेपीडब्ल्यू न्यू जापान कप होता है। और बेसिकली इस टूर्नामेंट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के 64 बड़े रेसलर कंपीट करते गए और इन 64 रेसलर्स के बीच में एक रेसलर जो इस टूर्नामेंट को जीतता है, वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अप्रैल में साकुरा जेनेसिस पे पर व्यू के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल चैंपियन को चैलेंज करता है। और बेसिकली यहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के 60 रेसलर कंपीट करते गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इन 60 रेसलर्स के बीच में करीबन 10 से 15 दिन तक लगातार क्रॉस प्रमोशन मैचेज होते गए। और यहां पर इन सभी मैचेस के बाद में जो दो रेसलर अंतिम में इस मैच को जीतते गए, वो यहां पर इस टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर इस टूर्नामेंट के कंपीट करने के लिए लड़ते गए। और गाइस यहां पर जो भी रेसलर मार्च महीने के अंदर हर साल एनजेपीडब्ल्यू
एनजेपीडब्ल्यू के न्यू जापान कप टूर्नामेंट को जीतता है, उसे यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक को जीतने वाले को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलता है, वैसे ही एनजेपीडब्ल्यू के अंदर न्यू जापान कप जीतने वाले को साकुरा जेनेसिस पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करने का मौका मिलता है। बट गाइज एनजेपीडब्ल्यू के न्यू जापान कप के बाद एनजेपीडब्ल्यू उनके जूनियर हैवीवेट डिवीजन के लिए एक अलग टूर्नामेंट करते गए, जो टूर्नामेंट का नाम एनजेपीडब्ल्यू बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर होता है। और बेसिकली यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर डिवीजन के 30 रेसलर कंपीट करते गए और करीबन 15 दिनों तक इस लंबे टूर्नामेंट के बाद फाइनली इस टूर्नामेंट को जो रेसलर जीतता है वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर जूनियर डिवीजन के वर्ल्ड चैंपियन आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हैवीवेट चैंपियन को चैलेंज करता है। और बेसिकली बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर जीतने वाले टूर्नामेंट को एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है। बट गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू का साल का तीसरा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जुलाई महीने में करती गई, जो पेपर व्यू जो टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट होता है। और बेसिकली इस टूर्नामेंट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के हैवीवेट डिवीजन के करीबन 28 रेसलर एंटर होते गए और करीबन 19 दिनों तक एनजेपीडब्ल्यू के इस टूर्नामेंट के बाद एनजेपीडब्ल्यू के इस टूर्नामेंट को जो भी जीतता है वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम के मेन इवेंट पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है। और जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के जीतने वाले को रेसलमेनिया के ऊपर गारंटेड मेन इवेंट मिलता है, उसी तरह से एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स जीतने वाले को रेसल किंगडम के ऊपर मेन इवेंट मिलता है। और बेसिकली जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल विनर रेसलमेनिया के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है, वैसे ही एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स विनर रेसल किंगडम के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है। बट गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के टैग डिवीजन के लिए एनजेपीडब्ल्यू उनके 2 टूर्नामेंट करते गए, जिनमें से एक टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू के हैवीवेट डिवीजन के लिए होता है, जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के करीबन 20 बड़े टैग रेसलर एंटर होते गए और करीबन 15 दिनों तक इस टैग डिवीजन के टूर्नामेंट के बाद जो भी टैग टीम एनजेपीडब्ल्यू के इस टूर्नामेंट को जीतती गए वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम के ऊपर हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर जो भी टूर्नामेंट को जीतती गए वो यहां पर रेसल किंगडम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो रॉयल रंबल को जीतने वाले को रेसलमेनिया पर मेन इवेंट मिलता है, बट गाइज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जो रेसलर जीवन क्लाइमेक्स को जीतता है वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पर वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करता है। जो रेसलर हैवीवेट टैग टीम टूर्नामेंट को जीतता है वो यहाँ पर रेसल किंगडम पर हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। और जो रेसलर जूनियर हैवीवेट टैग टीम टूर्नामेंट को जीतता है वो यहाँ पर रेसल किंगडम के ऊपर जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। और कुछ इस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी आज के टाइम के ऊपर साल में उनके 5 बड़े टूर्नामेंट न्यू जापान कप, बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर, जीवन क्लाइमेक्स, एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट टैग लीग और एनजेपीडब्ल्यू जूनियर टैग लीग नाम के टोटल 5 टूर्नामेंट कर रही है। वेल गाइज ये तो बात हुई एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मेट और टूर्नामेंट की, बट गाइज चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स की सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइज जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाता है, उसी तरह से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाता है। वेल गाइज 1972 में जब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का फाउंडेशन हुआ था तो गाइज उस समय एनजेपीडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स को यहाँ पर मेनली 4 साल से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती थी। और जो रेसलर एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करते थे उन रेसलर्स को 4 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू में मिनिमम काम करना पड़ता था। बट गाइज इसके बाद जब यहाँ पर अर्ली 2010 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल हुआ तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट वाले सिनेरियो को चेंज कर दिया, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने यह कर दिया कि जो रेसलर एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करेगा वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। और अगर यहाँ पर 1 साल बाद वो रेसलर चाहे तो एनजेपीडब्ल्यू को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर 1 साल बाद वो रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। और गाइस 2014 तक एनजेपीडब्ल्यू कंपनी 1 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट को चला रही थी। बट गाइस जब यहाँ पर 2016 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू के 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार
शिंसुके नाकामुरा और एजे स्टाइल ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो गाइस 2016 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि अगर एनजेपीडब्ल्यू रेसलर्स को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेंगे और अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर किसी रेसलर को पुश करके टॉप रेसलर बना दिया जाएगा और वो रेसलर 1 साल के बाद एनजेपीडब्ल्यू को लीव करता है, तो इससे यहाँ पर कंपनी को प्रॉब्लम होगी। और बेसिकली एजे स्टाइल और नाकामुरा जैसे बड़े रेसलर्स के लीव करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी दोबारा से उनके पुराने फॉर्मेट पर लौट जाती गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ये डिसाइड करती गए कि वो यहां पर फिर से रेसलर्स को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेंगे। और आज के टाइम के ऊपर बेसिकली एनजेपीडब्ल्यू को 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दी गए, जिनमें से पहला कॉन्ट्रैक्ट एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 1 ईयर का ऑफर होता है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू रेसलर्स को 3 साल से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती गए। बट गाइस, इसके अलावा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काफी सारे ऐसे भी रेसलर्स हैं जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम ना करके बल्कि पर अपीयरेंस के बेसिस पर काम करते गए। और बेसिकली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जिन रेसलर्स को हर समय यूज नहीं करती गए, उन रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में साइन ना करके बल्कि पर अपीयरेंस के ऊपर पैसे देती गए। और इस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पे ऊपर करीबन 200 से ज्यादा रेसलर काम कर रहे गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के जापान के अंदर करीबन 160 रेसलर काम करते गए, तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में करीबन 40 रेसलर काम करते गए। और गाइज, अगर बात करें यहाँ पर इन रेसलर्स की सैलरी की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को टोटल 3 तरह की सैलरी दी जाती गई, जिनमें से पहली सैलरी एनजेपीडब्ल्यू की टॉप टियर सैलरी होती गई, जो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के हाईएस्ट पेड रेसलर को दी जाती गई। तो गाइज वहीं दूसरी सैलरी एनजेपीडब्ल्यू की एवरेज टियर होती गई, जिसमें एनजेपीडब्ल्यू के मिड कार्डर्स को सैलरी मिलती गई। और तीसरी सैलरी एनजेपीडब्ल्यू की टियर सैलरी होती गई, जो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर्स को मिलती गई। और बेसिकली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जो भी रेसलर काम करते गए, उनको एनजेपीडब्ल्यू में मिनिमम यहाँ पर $50,000 की सैलरी मिलती गई। बट गाइस, जो रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर लंबे टाइम से काम कर रहे गए, उनको यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एवरेज यहाँ पर $1 लाख से $2 लाख तक की सैलरी मिलती गई। और गाइस, जो रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर टॉप सुपरस्टार के तौर पर काम कर रहे गए, उन रेसलर्स को करीबन $3 लाख से $5 लाख तक की सैलरी मिलती गई। बट गाइस, इसके अलावा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 4 से 5 ऐसे रेसलर्स हैं जिनको यहाँ पर $1 मिलियन में सैलरी दी जाती गई। और एनजेपीडब्ल्यू का इस समय सबसे ज्यादा सैलरी वाला रेसलर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा है, जिनको यहाँ पर 1 साल के अंदर आज के टाइम पर करीबन $3 मिलियन की सैलरी मिलती गई, जो यहाँ पर इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 25 करोड़ रुपए होते गए। और गाइज, आज के टाइम पर काजुचिका ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू के हाईएस्ट पेड रेसलर है, जिनको 1 साल में करीबन $3 मिलियन की सैलरी मिलती गई। बट गाइज, ऑन एन एवरेज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को करीबन $1 लाख से $3 लाख की सैलरी मिलती गई। और गाइस, जब सैलरी की बात हो ही रही होती है, तो गाइस चलिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ईयरली बेसिस पर कितना रेवेन्यू करती गई। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रेवेन्यू की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आखिर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का रेवेन्यू कैसे होता है। गाइस, यहाँ पर अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा टीवी डील से होता है, जहाँ पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ईयरली बेसिस पर टीवी डील से काफी ज्यादा पैसे मिलते गए। बट गाइस, एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को जापान के अंदर टीवी डील से कोई भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जिस नेटवर्क के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का शो आता है, उस नेटवर्क के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि गाइस वो नेटवर्क एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के अंदर शेयर खरीद चुकी है। और बेसिकली जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू को टीवी डील से $1 भी नहीं मिलता है। बट गाइस, यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका और कनाडा में टीवी डील के द्वारा काफी अच्छे पैसे कमाते गए। बट गाइस, एनजेपीडब्ल्यू का मेन रेवेन्यू जिस चीज से होता है, वो है एनजेपीडब्ल्यू का लाइव अटेंडेंस। गाइज, एनजेपीडब्ल्यू आज के टाइम के ऊपर करीबन 1 साल में 170 शोज करती गए, जिनमें से एनजेपीडब्ल्यू के 20 शो एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका के अंदर करती गए, तो गाइज बाकी 150 शो एनजेपीडब्ल्यू जापान के अंदर करती गए। और गाइज, एनजेपीडब्ल्यू के टोटल 170 शो के द्वारा एनजेपीडब्ल्यू कंपनी काफी सारा रेवेन्यू करती गए, क्योंकि गाइज ऑन एन एवरेज एनजेपीडब्ल्यू के हर शो के ऊपर करीबन 3000 से 5000 लोग मौजूद होते गए। और एनजेपीडब्ल्यू के इन क्राउड अटेंडेंस की वजह से एनजेपीडब्ल्यू हर साल काफी सारा रेवेन्यू करती गए। बट गाइज, एनजेपीडब्ल्यू के अटेंडेंस और टिकट सेल के अलावा एनजेपीडब्ल्यू के रेवेन्यू का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रीमिंग सर्विस है। गाइज, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया, एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अपना खुद का स्ट्रीमिंग सर्विस चलाती गए, जिसका नाम एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड है। और गाइज, जो भी लोग एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड पर शो को देखते गए, वो लोग हर महीने $10 देते गए। और इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड स्ट्रीमिंग सर्विस के द्वारा एनजेपीडब्ल्यू काफी सारा रेवेन्यू करती
करती गई। बट गाइज इसके अलावा NJPW के इंटरनेशनल शोज के द्वारा NJPW भी अच्छा खासा रेवेन्यू करती गई। और गाइज कुछ इस तरीके से NJPW के लाइव अटेंडेंस, NJPW के पेपर व्यू बाई रेट और NJPW वार्ड के द्वारा आज के टाइम पर NJPW WWE और AEW के बाहर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाली कंपनी गए। और अगर बात करें यहाँ पर इन रेवेन्यू नंबर्स की तो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं NJPW कंपनी ने पिछले 3 साल में कितना रेवेन्यू किया है। गाइज 2019 में NJPW कंपनी ने एक साल में करीबन $50 मिलियन का रेवेन्यू किया। तो गाइज वहीं 2020 और 2021 के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से NJPW कंपनी ने काफी कम रेवेन्यू किया। बट गाइज इसके बाद 2022 के अंदर जब यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक हटा तो गाइज NJPW कंपनी ने फाइनली यहाँ पर करीबन $39 मिलियन का रेवेन्यू किया। और गाइज इस साल 2023 के अंदर NJPW कंपनी ने करीबन इस साल $37 मिलियन का रेवेन्यू किया है। और आज के टाइम के ऊपर NJPW एक साल के अंदर $37 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है, जो यहाँ पर NJPW के पहले के रेवेन्यू के मुकाबले तो कम है। बट गाइज अब भी यहाँ पर ये रेवेन्यू WWE और AEW के बाहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू गए। और कुछ इस तरीके से NJPW एक साल के अंदर करीबन $37 मिलियन कमाती गए, जहां पर $37 मिलियन में से NJPW का नेट प्रॉफिट करीबन $1.5 मिलियन होता है। और गाइज इस तरीके से NJPW कंपनी आज के टाइम पर WWE और AEW के बाहर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी गए। वेल गाइज मुझे लगता है आज यहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को जिन लोगों ने पूरा देखा है वो लोग फाइनली ये समझ गए होंगे कि आखिर NJPW कंपनी काम कैसे करती गए और NJPW कंपनी के कौन से टूर्नामेंट, कौन से पेपर व्यू और NJPW के साल में कितने शोज होते गए। और गाइज मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग को भी NJPW को एक बार जरूर देखना चाहिए। और मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग NJPW का साल का पहला पेपर व्यू रसल किंगडम को जरूर देखना। गाइज अब से यहाँ पर मात्र कुछ दिनों के अंदर NJPW उनका साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू रसल किंगडम पेपर व्यू करने वाली गए, जो यहाँ पर 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर होने वाला है। और अगर आप लोगों ने आज से पहले कभी भी NJPW का शो नहीं देखा है तो गाइज रसल किंगडम वो परफेक्ट पेपर व्यू होगा जो यहाँ पर NJPW देखने के लिए स्टार्ट आपको करना चाहिए। और मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू को जरूर देखें। बट गाइज अब आज की इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और डॉक्यूमेंट्री के अंदर। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।